हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास। ओके, प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। ओके, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ओके, और प्रेजेंट टाइम में हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीपी, ओके, उत्तर प्रदेश पुलिस की। तो उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, ठीक। और एसएससी, ठीक, एसएससी जीडी और एसएससी सेक्शन ऑफ और ऐसे बहुत बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जान लीजिए, ये जो प्राचीन इतिहास है और हड़प्पा सभ्यता और प्रागैतिहासिक काल है, यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन लगभग सभी एग्ज़ामों में उठाए जाते हैं। ओके, तो देर ना करते हुए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन हम लोगों का सही होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए देखिए इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, पुरा पाषाण काल। ओके, इतिहास के आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल कहा जाता है। ओके, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृतियों को तीन मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। एक है पूरा पाषाण काल, ठीक, और दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। ओके, जो कि इसमें तीनों के तीनों शामिल हैं। देखिए, ओके, तो इसमें पूछा है कि इतिहास के आरंभिक काल में इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? बताइए। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में है। ओके, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल में 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं। यह प्रागैतिहासिक कला का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, पूरा पाषाण काल में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं, कैसी थीं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, चौड़ी और सीधी। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थीं। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ओके, जितनी बातें हम कह रहे हैं सभी सब के सब इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट करते हुए चलिएगा। और हम अगर हमारे हिसाब से आप चलोगे, हमारे कहने पर चलोगे, तो हम जितने भी वर्ड बोल रहे हैं ना, सब के सब इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग सबसे बेटर होगा कि आप लोग नोट करते हुए चलिए। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है,
निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ओके, बताइए। अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए कौन सी सभ्यता? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? बताइए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? बताइए। हमारा नोट कहने का मतलब है कि जो हम लोग क्वेश्चन से जो आंसर हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और उस पर जो एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है उसको नोट करने के लिए कर रहे हैं, ना कि सब बातें जो हम बोल रहे हैं सब के सब नोट करते हुए चलिएगा। जैसे बोल रहे हैं आगे आगे देखते हैं, इसको भी मत लिख लीजिएगा। ओके, तो जो कंटेंट से रिलेटेड है, जो टॉपिक से रिलेटेड है, जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, उसी को आप लोग लिखते हुए चलिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अभी पहले इसका आंसर बताना है। बताइए कौन सा आंसर सही है। देखिए इसमें जो है एग्ज़ाम बोर्ड ने ना इस पर स्टार बनाया हुआ है, इस पर बोनस नंबर दिया है। ठीक, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। ओके, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसलिए इस पर जो है बोर्ड ने स्टार स्टार से इंडिकेट किया है, इस पर जो है बोनस नंबर मिला है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, बताइए कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, मोहनजोदड़ो। ओके, मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष यानी ध्वंस के अवशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी हुए थे। ठीक, अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। ओके, आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है या कौन सी थी? बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, अज्ञात। ठीक, सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक के अक्षर, जो लेख खड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। ओके, यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम डैश था? बताइए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, मृतकों का टीला। ओके, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था और इसकी खोज जो है सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में, ठीक, 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की। ओके, राखाल दास बनर्जी, ठीक, राखाल दास बनर्जी ने की। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? बताइए।
ऑप्शन नंबर बी सही है, धान्यागार। ओके, मोहनजोदड़ो का धान्यागार जो है 45.7 मीटर लंबा, ठीक, मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, ठीक, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। ओके, मोहनजोदड़ो के बिसला बिसलाल बोल रहे हैं विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई जो है 7.01 मीटर थी। इसको आप लोग नोट नोट करके रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? आप जाहिर सी बात है आसानी से बता देंगे, मोहनजोदड़ो में, ठीक। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? बताइए। नृत्य करती हुई बालिका। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। आगे देखिए। देवी माता की पूजा संबंधित थी। बताइए, देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी भाई, बताओ। ऑप्शन नंबर सी सही, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ओके, देवी माता या मातृदेवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृदेवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह या पत्तन नगर कौन सा है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, लोथल। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सिंधु घाटी का। ओके, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? बताइए, इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही है, लोथल। ठीक, लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह माना जाता है, बंदरगाह शहर माना जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। कालीबंगा मिट्टी के पात्र। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है, कालीबंगा सैंधव कालीन सभ्यता का एक पुरा स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा में मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए। ओके, अगर कोई पूछे कालीबंगा संबंधित है तो मिट्टी के पात्र से। ठीक, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। बताइए, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, क्या थी भाई, बताओ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कृषि। ओके, सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावा वे गेहूं, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। वे गाय, भैंस, हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे। ठीक, घोड़े को निकाल दीजिएगा, घोड़ा नहीं था इसमें।
घोड़ा एक्स्ट्रा निकल गया हमारे मुंह से। ओके, लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। ओके, घोड़े का ज्ञान इनमें नहीं था। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। कौन? सिंधु अर्थव्यवस्था के लोग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं पाया गया था, बाकी सोना, चांदी, तांबा, कांसा आदि धातुएं मिली थी। ओके, परंतु लोहा नहीं प्राप्त हुआ। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। ठीक, लौह युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सोरतुगुई। सोरतुगुई मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, किस देश में है? देखिए यहाँ पर दो नाम देखने को मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पर सोरतुगुई पूछ लेगा तो आप लोग कहेंगे अरे भाई हम तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े थे लेकिन सोरतुगुई नहीं पढ़े थे। तो इसको भी याद रखिएगा, सोरतुगुई। ओके, सोरतुगुई या सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, अफगानिस्तान में। ठीक, सोरतुगुई यौम मुंडी गाक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरास्थल क्षेत्र हैं जो अफगानिस्तान में स्थित हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम इंक्लूड किए हैं, इसे आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, देखिए हम आपको स्किप करके दिखा दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? विंध्य रेंज की। ठीक, किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? कालीबंगा। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? बुर्ज होम से। ओके, आगे देखते हैं। पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियां, अग्नि कुंड, हल से जुते खेत, युगल समाधान में कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए? युगल समाधान। ओके, आगे देखते हैं। देखिए लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा, धौलावीरा में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? दैमाबाद। ओके, आगे देखते हैं। देखिए लंगनाज, गणेश्वर, बागोर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाणकालीन नहीं है? गणेश्वर। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? लोथल। आगे देखिए, एक मिनट, आगे देखिए। देखिए लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था? साबरमती। लोथल नगर साबरमती, साबरमती बोल रहे हैं, साबरमती। ओके, साबरमती नदी के उपनदी के किनारे बसा था। ठीक, लोथल नगर जो है साबरमती के साबरमती नदी के उपनदी के किनारे बसा था। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैल चित्र के लिए। ओके, भीमबेटका जो है गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा का। हड़प्पा कालीन स्थलों में लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? हड़प्पा। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी कैसी थी या अभी भी अपठित है? ठीक,
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है अभी तक भी कोई पढ़ नहीं सका, इसे अपठित है। देखिए अगला है लघु पाषाण क्या होते हैं? पत्थर के औजार। ठीक, लघु पाषाण जो होते हैं वे पत्थर के औजार होते हैं। देखिए अगला, मध्य प्रदेश में डैश की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है भीमबेटका। ओके, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। आगे देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। लोथल जो है भारत में स्थित है। आगे देखते हैं, पुरापाषाण युग के पुरातात्विक स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर किस भारतीय राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? सिंचाई की नहरें। हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। ओके, हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, यानी कच्छ कारण। ओके, गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों यानी धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो तथा हड़प्पा में से किसे सिंधु का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को। ओके, सिंधु का मरुस्थल के रूप में किसे जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को। ओके, आगे देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? धौलावीरा। ओके, देखिए ये थोड़ा सा इस प्रश्न उत्तर यानी क्वेश्चन और आंसर का कलर थोड़ा फीका है, तो इस आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, तो हो सकता है आप लोगों को दिख जाए, और ना भी दिखे तो भी हम पढ़ रहे हैं, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक, देखिए पढ़ते हैं, युगल समाधान फारस की मुहरें। ठीक, युगल समाधान फारस की मुहरें बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए हैं? तो इसका आंसर है उत्तम किस्म के जौ। ओके, वीडियो दिख रही है, ये क्वेश्चन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। और नहीं दिख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, और दिख रहे हैं तो तब तो और बेटर है। ठीक, पढ़ते हैं, देखिए चिरंद। ठीक, चिरंद या मेहरगढ़, बुर्जहोम तथा दैमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है मेहरगढ़, आंसर है मेहरगढ़। आगे देखते हैं, देखिए मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार, हड़प्पा स्टैचू ऑफ प्रिस्ट। ठीक, कालीबंगा हल के चिन्ह, लोथल पत्तन। ओके, आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट ग्रैनरी। ठीक, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका आंसर है ग्रेट ग्रैनरी। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो आंसर है पशुपति का। ठीक, आगे देखिए,
पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन करता है, या पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का। ओके, ऑप्शन तो है ही नहीं भाई, सीधा आंसर है। हम आदत पड़ गई है ऑप्शन नंबर बोलने की। ओके, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख का। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन बोल रहे हैं, आंसर है म्यूजियोलॉजी। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। देखिए, वैदिक सभ्यता, ठीक, पढ़ते हैं इसे। इसको आप लोग पढ़ लेंगे या पढ़ दें? देखिए, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र हैं। ठीक, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र हैं। उपनिषद पुस्तक दर्शन पर है। ठीक, 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? ब्राह्मण। ओके, आगे देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? श्रीमद् भागवत गीता महाभारत ग्रंथ का एक भाग है। ओके, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। देखिए, आगे देखते हैं। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? ऋग्वेद है। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। आगे देखते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 4। ओके, अब देखते हैं आगे। देखिए, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? कंठोपनिषद। ओके, कठोपनिषद लिखा है। आगे देखिए, आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद तथा शिल्प वेद में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? यजुर्वेद। ओके, आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद तथा शिल्प वेद में से उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, वो है यजुर्वेद। देखिए आगे, किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है? किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है? ऋग्वेद को। आगे देखते हैं। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में। आगे देखते हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद। इसको हम लोग पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आगे देखिए, उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। ओके, उपनिषद जो है हिंदू दर्शन का स्रोत है। आइए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक, देखिए, एक मिनट। देखिए, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? बताइए।
दूध और इसके उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसके बारे में वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यौ यानी जौ डालकर क्षीर, पाकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता है। ठीक, देखिए, जौ के सत्तू को दही में डालने पर कौन सा भोज्य पदार्थ तैयार होता है? करम्ब। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा, करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता है। ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऋग्वेद में चावल, एक मिनट, चावल और नमक, ठीक, चावल और नमक का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? बताइए, इनमें से कौन सा अन्य ऐसा है जो मनुष्यों द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? बताइए। यौ यानी जौ। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। देखिए, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, तांबा धातु। ठीक, ऋग वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेद शब्द का अर्थ है, बताइए, वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। देखिए, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? ठीक, बताइए, वेद त्रयी किन तीन वेदों को कहा जाता है? मतलब तीनों वेदों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। बताइए, कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तीनों वेदों को मिला करके वेदात्रयी, वेद त्रयी कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। आर्य सभ्यता, ठीक, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आर्य आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, या इस तथ्य से पुष्ट होता है कि, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, मैक्स मूलर। ठीक, मैक्स मूलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया रोड्स बैक्टीरिया को मानते हैं। ठीक, मैक्स मूलर महोदय जो थे वे आर्यों का आदि देश मध्य एशिया रोड्स बैक्टीरिया को मानते हैं। मुलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। आगे देखते हैं। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? बताइए। सप्त सिंधु, ऑप्शन नंबर सी सही है। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती है? बताइए। इनमें से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, समिति। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राज्याभिषेक समारोह का वितरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऐतरेय ब्राह्मण। ओके, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद के साकल शाखा से संबंध है। ठीक, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद के साकल शाखा से संबद्ध है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का वितरण प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। देखिए, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बताइए। बलि। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भाग दूध, ठीक, भाग दूध या भाग दुग कहलाता था। देखिए, भाग दूध, ठीक, भाग दूध या भाग दुग कहलाता है, दुग। ओके, वैदिक युग में राजा जो है अपनी जनता से जो कर वसूल करती थी उसे बलि कहा जाता था, और उस बलि को जो इकट्ठा करता था, जो संग्रहित करता था, उस अधिकारी को भाग दूध या भाग दुग कहा जाता था या कहलाता था। ठीक, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिए। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूद या भागदुग कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है?
बताइए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। इतना आसान क्वेश्चन है, आप लोग नहीं बता पाएंगे तो भाई बहुत ही दुख की बात होगी। बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऋग्वेद से। ओके। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। बताइए कहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है। सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। ठीक, मुंडकोप मुंडकोप उपनिषद। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय याज्ञवल्क्य, अज्ञेय बोल रहे हैं, अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। ठीक, इनमें से कौन सी विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। बताइए कौन सी विदुषी थी। बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 गार्गी। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था। बताइए। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था। बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, गंधर्व विवाह। ठीक, हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है। ठीक, हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है। प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। सुन लीजिए आप लोग। ब्रह्म विवाह। ठीक, नंबर 2 है दैव विवाह, नंबर 3 है आर्ष विवाह, और नंबर 4 है प्रजापत्य विवाह, और नंबर 5 है गंधर्व विवाह, और नंबर 6 है असुर विवाह, और नंबर 7 है राक्षस विवाह, और नंबर 8 है पैशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, देव विवाह एवं आर्ष विवाह को ही विधि सम्मत माना गया है। बाकी 5 प्रकार के विवाह को विधि सम्मत नहीं माना गया है। ओके, तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक प्राचीन भारत से। ठीक, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा है हड़प्पा कालीन सभ्यता। ओके, और वैदिक सभ्यता। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।